साल 1983 में वर्ल्ड कप जीतने के 11 साल बाद क्रिकेट की छोटी सी दुनिया में खबर ने सनसनी फैला दी और लोगों के भरोसे को भी तोड़ कर रख दिया। ये खबर थी मैच फिक्सिंग की। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि क्रिकेट का मैच भी फिक्स हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने जो फैक्ट और प्रूफ सामने रखे उसने इस जेंटलमैन गेम पर हमेशा के लिए कई सारे क्वेश्चन मार्क लगा दिए। लोग हैरानी से कह रहे थे कि ऐसा भी होता है क्या। आइए जानते हैं इस मामले की एक एक सच्चाई। सितंबर 1994 में ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के साथ 3 टेस्ट मैच की एक सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान आई थी। सीरीज तो खत्म हो गई, लेकिन इसके बाद इसी सीरीज से मैच फिक्सिंग का जिन्न भी बाहर आया। ऑस्ट्रेलियन टीम से अपने समय के बेहतरीन स्पिनर रहे शेन वॉर्न ने यह खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इस सीरीज के एक मैच के दौरान पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेल रहे सलीम मलिक होटल में उनके पास आए और उनसे कहा कि आपको $2,76,000 दिए जाएंगे, आप इस मैच को हार जाइए। यदि आपने ऐसा नहीं किया और पाकिस्तान की टीम अगर अपने ही देश में सीरीज को हार गई तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के घर जला दिए जाएंगे। यहाँ की जनता का गुस्सा खतरनाक है। शेन वॉर्न टीम में और मार्क वॉग ने तत्काल इस ऑफर के बारे में अपने कोच, मैच रेफरी और कैप्टन को बता दिया। जैसे ये बात पब्लिक डोमेन में आई, इन खिलाड़ियों के ऊपर पब्लिक का गुस्सा फूट पड़ा। पाकिस्तान के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। देखते ही देखते ये मामला काफी सुर्खियों में आ गया। पब्लिक सेंटिमेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। इसे देखते हुए जस्टिस फखरुद्दीन और जस्टिस मलिक मोहम्मद कयूम ने एक सेपरेट कमिश्नर बनाया और इस तरह के कई सारे इंसिडेंट को एक साथ कलेक्ट करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। जब इस मामले की जांच रिपोर्ट सामने आई तो 2 लोगों के ऊपर आरोप लगे, जिनमें से एक था सलीम मलिक और दूसरा था बॉलर वसीम अकरम। इनमें से सलीम मलिक को सजा देते हुए उनके ऊपर लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया, जबकि वसीम अकरम के बारे में कहा गया कि उनके खिलाफ जो सबूत मिले हैं वो उन्हें दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्रिकेट की दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी क्रिकेटर को खेल में मैच फिक्सिंग के चलते सारी उम्र का बैन झेलना पड़ा। लेकिन आगे चलकर पाकिस्तान की एक लोकल अदालत ने उनके ऊपर लगे इस बैन को भी खत्म कर दिया था। इस मामले के लगभग 3 साल बाद क्रिकेट की दुनिया को एक बार फिर मैच फिक्सिंग के भूत ने डरा दिया। यह बात साल 1997 की है, जब अपने समय के धुरंधर बल्लेबाज मनोज प्रभाकर ने एक फेमस मैगजीन आउटलुक को अपना इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि साल 1994 में श्रीलंका में एक सिंगल सीरीज चल रही थी, जिसमें उनके एक साथी ने उन्हें मैच हारने के लिए 25 लाख रुपए ऑफर किए। आगे चलकर इसी सीरीज में बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष IS बिंद्रा ने कहा कि मनोज प्रभाकर को 25 लाख रुपए ऑफर करने वाला और कोई नहीं बल्कि अपने समय के भारत के टॉप ऑलराउंडर कपिल देव थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इस मामले की जांच करवाता। इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के द्वारा की गई। उन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसे चंद्रचूड़ रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर 1997 में जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी रिपोर्ट मीडिया को हैंडओवर करते हुए कहा कि क्रिकेट को लेकर बड़े पैमाने पर सट्टा खेला जा रहा है और ये एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, लेकिन इस रिपोर्ट को कभी भी ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया। इस रिपोर्ट पर कई सारे क्वेश्चन मार्क भी लगे और ये कहा गया कि इसमें इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुई है। साल 2000 में साउथ अफ्रीका की टीम हैंसी क्रोनिये की कैप्टनसी में भारत में क्रिकेट खेलने के लिए आई थी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैच और 5 वनडे मैच खेले जाने थे। ये पूरी सीरीज 19 फरवरी 2000 से 19 मार्च 2000 के बीच खेली जानी थी। इसी के 1 महीने की ड्यूरेशन में दाऊद इब्राहिम के काम को मुंबई में हैंडल करने वाले गैंगस्टर सलीम हटेली ने मुंबई के 2 बिजनेसमैन अपोलो टायर और खन्ना ज्वेलर्स के ऑनर से अवैध रूप से पैसों की डिमांड की, लेकिन इन दोनों बिल्डर्स ने उसे पैसे देने के बजाय पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और अब ये दोनों पुलिस के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही हटेली के साथ बिहेव करने लगे। सलीम हटेली इन लोगों को कॉल कर रहा था। पुलिस ने इन दोनों के फोन को लगातार रिकॉर्डिंग पर रख दिया, क्योंकि ये सलीम हटेली के लोकल सपोर्टर तक पहुंचाना चाहती थी, जिससे कि उनके जरिए ये सीधे सलीम हटेली पर हाथ डाल सके। इस रिकॉर्डिंग के दौरान दोनों बिजनेसमैन ने जब सलीम हटेली से बार्गेनिंग की तो वो यहां तक राजी हो गया कि वो पैसों के बदले टायर लेने के लिए भी तैयार हो गया। इस पूरी बातचीत का ट्रैक रखने वाले सब इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह ने नोटिस किया कि सलीम हटेली जिन 2 नंबरों से बात कर रहा था उनमें से एक नंबर BSNL कंपनी का था और ये वही नंबर था जिसे कुछ समय पहले गुलशन कुमार के छोटे भाई कृष्ण कुमार इस्तेमाल किया करते थे। इस इंफॉर्मेशन के सामने आने के बाद पुलिस ने कृष्ण कुमार के करंट फोन को भी अपनी निगरानी में रख लिया और अपने स्टाफ को ड्यूटी लगाकर 24 घंटे उनके फोन की कॉल रिकॉर्डिंग सुनी जाने लगी और उसे सेव करके रखा जाने लगा। इसके बाद साल 2000 में जब साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया में खेलने के लिए आती है और उसका पहला मैच होने वाला था, उससे ठीक 2 दिन पहले कृष्ण कुमार के दोस्त संजीव चावला ब्रिटेन से लौटे थे
और वो उसी ताज होटल में रुके थे जहां पर क्रिकेटर्स की टीम भी रुकी हुई थी। संजीव के पास इंडिया का नंबर नहीं था, इसलिए कृष्ण कुमार ने उन्हें अपना नंबर यही इस्तेमाल करने के लिए दे दिया था। यानी अब उस फोन नंबर को कृष्ण कुमार नहीं बल्कि संजीव चावला इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस के 2 कांस्टेबल लगातार उस नंबर को ट्रेस कर रहे थे और उसकी रिकॉर्डिंग को सुन रहे थे। काफी समय तक रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भी पुलिस को अंडरवर्ल्ड का कोई भी कनेक्शन नहीं मिला। जब पुलिस के इन कर्मचारियों ने अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताया कि इस नंबर पर केवल क्रिकेट मैच की ही बात हो रही है, क्रिकेट मैच के दौरान कैच पकड़ लिया, कैच छोड़ दिया, आउट हो गया, ऐसी बातें सामने आ रही हैं, तब उनके अधिकारियों ने कहा कि देखो शायद इसमें कोई कोड छिपा है। लेकिन कर्मचारियों को इसमें कोई भी कोड नहीं मिला। ये जरूर देखने में आया कि बीच में कोई एक आदमी ऐसा आता है जो फॉरेन इंग्लिश टोन के साथ बात करता है, जबकि इधर से जो लोग बात करते हैं वो अपनी देसी अंग्रेजी में बात करते हैं। बात आई गई हो गई। पुलिस का यही कांस्टेबल एक बार जब अपने घर में बैठकर क्रिकेट मैच देख रहा था, मैच साउथ अफ्रीका का था, तभी उसने नोटिस किया कि कमेंट्री बॉक्स में एक व्यक्ति अंग्रेजी में बात कर रहा है। वो हैरान रह गया क्योंकि ये वही व्यक्ति था जो उस कॉल रिकॉर्डिंग में मौजूद था। ये कोई और नहीं बल्कि साउथ अफ्रीकन टीम का कैप्टन हैंसी क्रोनिये था। ये बात जब पुलिस के आला अधिकारियों को पता चली तो पुलिस ने मैच की फुटेज के जरिए हैंसी क्रोनिये के वॉइस सैंपल का मिलान अपनी कॉल रिकॉर्डिंग के वॉइस सैंपल से किया, तो वो मैच हो गया। इससे ये तो डिसाइड हो गया कि ये हैंसी क्रोनिये ही था। इसके अलावा बातचीत में होटल के जिस रूम नंबर की चर्चा हुई वो नंबर भी हैंसी क्रोनिये का ही था। लेकिन अभी यह मामला शुरुआती स्टेज में था। इसके बाद पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग को काफी डिटेल में सुना। तब उन्होंने नोटिस किया कि जो बातचीत कॉल रिकॉर्डिंग में होती थी, मैच में अगले दिन ठीक वही होता था। जैसे कि खेलने वाले 11 खिलाड़ी कौन कौन से होंगे, टॉस जीतने के बाद डिसीजन क्या होगा, कौन कितने रन बनाएगा, कौन कब आउट होगा, इस तरह की तमाम चीजें एक दिन पहले डिसाइड होती थी और फिर वही मैच में होती थी। कहां तो पुलिस सलीम हटेली को पकड़ने वाली थी। मामला एक्सटॉर्शन का था, लेकिन इस कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए पुलिस को इंटरनेशनल लेवल पर चल रहे मैच फिक्सिंग रैकेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। इंडिया में चल रहा मैच फिक्सिंग का खेल पहली बार एक कोइंसिडेंट के जरिए दुनिया के सामने आया। पुलिस के पास हर्षल गिब्स, संजीव चावला, हैंसी क्रोनिये, निकी, पीटर लोगों के खिलाफ सबूत थे। लेकिन 2 देशों के बीच के संबंधों और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अभी इस मामले पर एक्शन नहीं लिया, बल्कि सीरीज खत्म होने का इंतजार किया। लेकिन इस इंतजार की पुलिस को कीमत भी चुकानी पड़ी। इन सब में मेन एक्यूज्ड संजीव चावला लास्ट वनडे इंटरनेशनल मैच से 4 दिन पहले ही वापस इंग्लैंड चला गया। हालांकि बाद में साल 2020 में पुलिस उसे काफी पापड़ बेलने के बाद वापस इंडिया ला पाई। पुलिस सीरीज खत्म होने का वेट करने के साथ साथ फोन रिकॉर्डिंग भी सुन रही थी और इसी दौरान संजीव चावला और हैंसी क्रोनिये के बीच की बातचीत से पुलिस को जो पता लगा उसके अकॉर्डिंग हैंसी क्रोनिये कहता है कि हर्षल गिब्स, निकी और पीटर 20 रन से ज्यादा नहीं बनाएंगे। तब संजीव चावला कहता है कि अगर इंडिया ने टॉस जीता तो फिर क्या होगा। तब हैंसी क्रोनिये कहता है कि उस कंडीशन में भी इंडिया की टीम 250 रन से ज्यादा नहीं बनाएगी। इसके बाद अगले दिन जब मैच होता है, इंडिया टॉस तो जीत लेती है, लेकिन इसके बाद भी पूरी टीम 248 रन पर आउट हो जाती है और हर्षल गिब्स 19 रन बनाकर आउट होता है, जबकि निकी और पीटर भी रन 20 से कम बनाते हैं। हालांकि इसके बावजूद साउथ अफ्रीका की टीम इस मैच को जीत लेती है। जब सीरीज खत्म होती है तो मार्च के आखिरी में दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आती है और सारे सबूत मीडिया के सामने रखे जाते हैं। केस फाइल होता है और दोनों देशों में हड़कंप मच जाता है। 8 अप्रैल को यूनाइटेड क्रिकेट बोर्ड ऑफ साउथ अफ्रीका में हैंसी क्रोनिये बोलते हैं कि ये जितनी भी बातें सामने आई हैं वो सारी की सारी झूठी हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका की सरकार इस मामले की जांच शुरू कर देती है और हैंसी क्रोनिये पर चारों तरफ से दबाव पड़ता है। फाइनली वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं और अपोलोजाइज होते हैं। लेकिन इसी साल 2015 जून को हैंसी क्रोनिये जो बयान देते हैं उसे इंडियन क्रिकेट वर्ल्ड में एक बड़ा धमाका होता है। हैंसी क्रोनिये कहते हैं कि उन्होंने पैसे लिए हैं। मोहम्मद अजरुद्दीन ने उन्हें मुकेश गुप्ता से मिलवाया था। मुकेश गुप्ता ने उन्हें मैच हारने के लिए $30,000 और टीम की इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए $50,000 दिए थे। इस खुलासे के बाद तो हिंदुस्तान में भी क्रिकेट लवर्स काफी गुस्से में आ गए। यह मामला सीबीआई को दे दिया गया और सीबीआई ने अपनी पूछताछ शुरू की। जब तक मुकेश गुप्ता अंडरग्राउंड हो चुका था, लेकिन फाइनली उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पहले तो उसने कुछ भी बताने में आनाकानी की, लेकिन जब उसने रहस्य उगलना शुरू किया तो उस समय के इंडियन क्रिकेट के बड़े बड़े धुरंधर पसीना छोड़ने लगे। ये बात साल 1988 की है, जब मुकेश कुमार गुप्ता बैंक में जॉब करता था और उसके साथ ही मैच में पैसा भी लगाया करता था। इस तरह से मैच में पैसा लगाने वालों को पंटर कहा जाता है। अंडरवर्ल्ड को लगा कि M.K. गुप्ता उसके काफी काम का है, तो अंडरवर्ल्ड ने उसे अपने साथ लिया। उसे लोकल टूर्नामेंट जैसे रणजी वगैरह में खेलने वाले अच्छे खिलाड़ियों से संपर्क बनाने के लिए कहा, जिससे कि उसका इस्तेमाल आगे मैच फिक्सिंग के लिए किया जा सके। M.K. गुप्ता अंडरवर्ल्ड के कहने पर उसके लिए काम करने लगा। साल 1988 में दिल्ली के रामचरण टूर्नामेंट हो रहा था, जिसमें अजय शर्मा नाम का एक टैलेंटेड प्लेयर भी खेल रहा था। यह काफी गरीब परिवार से था।
मुकेश गुप्ता ने इससे संपर्क किया और इसे अपने साथ मिला लिया। मुकेश गुप्ता ने फाइनेंशियली अजय शर्मा को काफी सपोर्ट किया। 2 साल बाद अजय शर्मा का सिलेक्शन इंडियन क्रिकेट टीम में हो जाता है। साल 1990 में वो न्यूजीलैंड में सीरीज खेलने के लिए जाता है, लेकिन वहां से वो तमाम सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मुकेश गुप्ता को शेयर करने लगता है। अजय गुप्ता ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसके अकॉर्डिंग उसके रूममेट के तौर पर मनोज प्रभाकर थे और मनोज प्रभाकर ही उसको तमाम इन्फॉर्मेशन दिया करते थे। सीबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मनोज प्रभाकर को चौड़े टायर वाली जिप्सी पसंद थी। ये बात जब मुकेश गुप्ता को पता लगी तो उसने शर्त रखी कि अगर वो श्रीलंका के प्लेयर अरविंद डिसिल्वा से उन्हें मिलवा देंगे तो ऐसी ही जिप्सी उनको मिल जाएगी, और आगे चलकर ऐसा ही हुआ। मनोज प्रभाकर से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि साल 1994 में सिंगर कप में कपिल देव ने मैच हारने के लिए उन्हें 25 लाख का ऑफर दिया था। ऑस्ट्रेलिया के साथ साल 1992 में हुई मैच फिक्सिंग में नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल थे, जबकि 1991 में दिल्ली में रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में दिल्ली और मुंबई के बीच मैच हुआ, जिसमें दिल्ली की टीम हार गई। इस मैच को भी फिक्स कराया गया था और अजय शर्मा उस समय दिल्ली की टीम में ही था। सीबीआई के अकॉर्डिंग अजय शर्मा ने मोहम्मद अजहरुद्दीन को मुकेश गुप्ता से मिलवाया था। अजहरुद्दीन की गर्लफ्रेंड एक फैशन शो कर रही थी, जिसके लिए उसे 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एमके गुप्ता से कहा कि वो उन्हें एक्चुअली उस मैच के बारे में ही बता देंगे जो इंडिया की टीम हारने वाली है। अजहरुद्दीन और एमके गुप्ता के बीच की यह मीटिंग दिल्ली के ताज होटल में हुई थी। इस डील में मोहम्मद अजहरुद्दीन को 50 लाख रुपए एडवांस दिए गए थे और 50 लाख रुपए काम होने के बाद मिले। अजहरुद्दीन ने क्लियर कर दिया था कि इंडिया टाइटन कप हार जाएगी। इसके बाद जब मैच हुआ तो अजहरुद्दीन 1 रन पर पवेलियन लौट गए। बाकी सभी खिलाड़ी भी उसी के हिसाब से खेलते चले गए, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने उस दिन ऐसा खेल दिखाया कि वो अपने दम पर ही पूरा मैच जीत कर ले गए और इस तरह मैच फिक्सरों के मंसूबे फेल हो गए। इस बात पर सचिन तेंदुलकर के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आप भी सचिन तेंदुलकर के फैन हैं तो इससे चैनल को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। ये एक ऐसा मामला था जिसमें फिजियो से लेकर बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी इन्वॉल्व था, लेकिन इसमें सचिन तेंदुलकर और सनत जयसूर्या ने पूरी ईमानदारी से खेल खेला और उन्होंने मैच फिक्सर्स के ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं किया। सीबीआई ने सचिन तेंदुलकर को भी पूछताछ के लिए बुलाया था और सचिन ने भी इस मामले में पूरा कोऑपरेट किया। आपको बता दें कि जब सीबीआई ने मोहम्मद अजहरुद्दीन से इस मामले से पूछताछ की तो सबसे पहले उन्होंने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को डिनाई कर दिया। बाद में सीबीआई ने उनसे कहा कि हमारे पास आपके खिलाफ पूरे सबूत हैं। बगल वाले कमरे में मुकेश कुमार गुप्ता भी मौजूद हैं, आप बोलो तो आमना सामना करा देते हैं। इसके बाद अजहरुद्दीन के तेवर ढीले पड़ गए और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने अपने खेल के साथ गद्दारी की है। मैच फिक्सर्स की यह मीटिंग अक्सर दिल्ली के ताज होटल में होती थी, जहां उन्होंने बाकायदा एक लॉकर भी बना रखा था। वहीं पर वो फिक्सिंग के पैसे भी रखा करते थे। केवल इतना ही नहीं, इन खिलाड़ियों की कॉल डिटेल को भी ट्रेस किया गया तो बाकायदा सट्टेबाजों के साथ उनकी बातचीत के सबूत मिले। अजहरुद्दीन ने भी सट्टेबाजों को कॉल किए। 21 मार्च साल 2000 के शारजा के टूर्नामेंट के दौरान भी अजहरुद्दीन को अजय शर्मा ने 5 बार कॉल किया था। इस समय भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने थी। इसके बाद अगले मैच में भी अजय ने अजहर को 7 बार कॉल किए। अजहरुद्दीन के अलावा और भी कई क्रिकेटर इस मैच फिक्सिंग के गेम में शामिल रहे। स्पेशली इंडियन टीम के बल्लेबाज अजय जडेजा ने चेन्नई के एक व्यक्ति उत्तम चंद्र जैन को फोन किया, जिसे टोपी के नाम से जाना जाता था। इन दोनों की भी कॉल बाय कॉल की डिटेल्स हैं। इसके अलावा सुनील गावस्कर, नवजोत सिंह सिद्धू, रवि शास्त्री जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स के स्टिंग ऑपरेशन भी किए गए, जिसमें ये मैच फिक्सिंग पर डिस्कशन करते नजर आ रहे हैं। सीबीआई ने साल 2000 में स्पोर्ट्स मिनिस्टर सुखदेव सिंह धिंसा को अपनी 75 पन्ने की रिपोर्ट सौंप दी। इसमें सीबीआई ने 5 इंडियन प्लेयर और कुछ फॉरेन प्लेयर को मैच फिक्सिंग का आरोपी बनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे और जज का कहना था कि सीबीआई का यह केस कोर्ट में ज्यादा देर तक नहीं ठहर पाएगा, क्योंकि मैच फिक्सिंग को लेकर हमारे देश में कोई प्रॉपर कानून ही नहीं है। और हुआ भी ऐसा ही कुछ। फाइनली इन तमाम खिलाड़ियों पर बीसीसीआई का बैन तो लग गया, लेकिन उन्हें कोर्ट से सजा नहीं हो पाई। लेकिन साल 2013 में आईपीएल में एक बार फिर मैच फिक्सिंग बोतल से निकल आया। सीबीआई ने जनवरी 2013 में मकोका के तहत अंडरवर्ल्ड के 42 लोगों पर अपनी चार्जशीट फाइल कर दी, जिसमें दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील जैसे लोगों के नाम शामिल थे। इनमें से एक पाकिस्तान और एक दुबई का फोन नंबर भी था, जिसकी फरवरी 2013 में फोन टैपिंग की जाती है, जिससे ये इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आती है कि इन नंबरों से अश्विनी अग्रवाल उर्फ टिंकू मंडी से बात हो रही थी और टिंकू की बात मैच फिक्सर सुनील भाटिया और किरण ढोले से हो रही थी। आगे चलकर इन दोनों फिक्सर की बातचीत राजस्थान रॉयल के प्लेयर अजीत चंदीला से हो रही थी। इसके अलावा इसमें जीजू जनार्दन का भी नाम आया, जो कि केरल से था, और जीजू जनार्दन का कनेक्शन एस श्रीसंत से निकलकर सामने आया।
इस बात की जानकारी लोधी रोड पुलिस स्टेशन को लगती है और अब पुलिस प्रॉपर तरीके से इन सभी की रिकॉर्डिंग को सुनने लगती है। एक बार फिर कोइंसिडेंटली सीबीआई को मकोका के आरोपियों को पकड़ना था, लेकिन मैच फिक्सिंग का नया रैकेट पकड़ में आ गया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र पुलिस के डीजी राकेश मारिया को यह इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पाकिस्तान के एक नंबर पर लगातार बात हो रही है। इस नंबर का पता लगाया गया तो ये आईपीएल के अंपायर असद रऊफ का नंबर था जो पाकिस्तान से थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र मुंबई पुलिस अलग अलग इंक्वायरी कर रही थी, मगर क्रेडिट गेम के चलते एक दूसरे से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रही थी। 5 मई 2013 को जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और पुणे वॉरियर्स का मैच था। इस दौरान अजीत चंदीला और मैच फिक्सर अमित की बातचीत सुनने में आती है, जिसमें अमित सिंह अजीत चंदीला से अपने सेकंड लास्ट ओवर में 14 रन से ज्यादा देने की बात करते हैं। अजीत चंदीला इसे एक्सेप्ट करते हैं और अगले दिन ऐसा ही होता है। लेकिन यहां समस्या हो जाती है कि अजीत चंदीला ने सेकंड ओवर में 14 रन देने से पहले मैदान में कोई सिग्नल नहीं दिया था, जिसकी वजह से मैच फिक्सिंग करने वाले पैसा नहीं लगा पाए। अमित सिंह का कहना था कि यह गलती अजीत चंदीला की है, इसलिए उसे पैसे वापस करने होंगे। इसके बाद 9 मई साल 2013 को राजस्थान और पंजाब का मैच था, जिसमें जीजू जनार्दन की कॉल ट्रेस की जाती है, जो एस श्रीशांत से कहता है कि तुम्हें अपने सेकंड लास्ट ओवर में पिटना है और ज्यादा रन देना है, लेकिन सिग्नल के तौर पर तुमको टॉवल लगाना है और ओवर के पहले वार्म अप को थोड़ा सा लंबा कर देना। अगले दिन मैच में ऐसा ही होता है और अजीत चंदीला भी इस बार प्रॉपर सिग्नल देकर ओवर फेंकते हैं। 15 मई को आईपीएल का एक और मैच था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस दिल्ली और मुंबई में एक साथ छापा मारती है। पुलिस की टीम मुंबई के एक इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के रूम में पहुंचती है तो वहां पर फिक्सर जीजू जनार्दन भी मौजूद रहता है। रूम में 2 लड़कियां भी थी। इसके अलावा 72,000 कैश और डेटा कार्ड, अंग्रेजी और मलयालम में लिखी गई एस श्रीसंत की डायरी, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स जैसी चीजें पुलिस जब्त कर लेती है। इसके बाद होटल ट्राइडेंट से दिल्ली पुलिस अजीत चंदीला और अंकित को भी अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है। इसके बाद मुंबई पुलिस भी हरकत में आती है और बीसीसीआई के अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मय्यप्पन की तलाश करती है। गुरुनाथ सीएसके टीम के मैनेजमेंट में भी शामिल थे। मुंबई पुलिस 24 मई 2013 को गुरुनाथ को भी अरेस्ट कर लेती है। इनके पास से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसमें एक नंबर दाऊद इब्राहिम का भी था, जिसके बाद ये पता चलता है कि यह पूरा रैकेट दाऊद इब्राहिम के इशारे पर ऑपरेट किया जा रहा था। आगे चलकर दिल्ली पुलिस इस मामले में अपनी चार्जशीट पेश करती है, लेकिन फाइनली यहां भी कानूनी तौर पर किसी को कोई पनिशमेंट नहीं मिलता और इसका एक ही कारण था, हमारे कानून की कमजोरी। हमारा आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।